हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मज़े में हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6। और इसमें हमने अभी तक फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, ये सब हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज है, हमने बताया था कि हमने सीखा था कि ईएमएफ जो है एक सर्किट में वो तब इंड्यूस होता है जब उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है। राइट, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। राइट, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए ईएमएफ जो है बच्चों, ठीक है, सॉरी, फ्लक्स चेंज होने के क्या क्या तरीके होते हैं। भाई फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम जानना चाहते हैं फ्लक्स कैसे कैसे चेंज होता है, किन किन तरीके से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi b इज इक्वल्स टू b इंटू a इंटू कॉस थीटा। राइट, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ईएमएफ जनरेट होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप एक क्लोज लूप के थ्रू चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाएगा। ये हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स में देखा था। फैराडे के जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसी तरीके से बच्चों, अगर आप एरिया को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स आपका चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा समय के साथ तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। राइट, अच्छा उसी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को अगर आप चेंज कर दोगे तो एंगल चेंज करने पर cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी, और cos थीटा की वैल्यू अगर चेंज होगी बच्चों तो इसका क्या मतलब हुआ, cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी, दैट मींस कि फ्लक्स आपका चेंज होगा, और फ्लक्स अगर आपका चेंज होगा तो ईएमएफ आपका जनरेट होगा। राइट, तो हम लोगों को तो बेसिकली फ्लक्स को चेंज करना है ना। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपने ये वाला तरीका पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने वाला तरीका आपने पढ़ लिया। अब आज हम लोग एरिया को चेंज करने वाले तरीके के थ्रू फ्लक्स को चेंज करेंगे और देखेंगे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके लिए मैंने एक सेटअप बना रखा है। ये सेटअप है कि हमारे पास PQRS एक कंडक्टर है। ठीक है, देखिए PQ और ये देखिए इस तरीके से आपका PQRS आपका एक कंडक्टर है, जिसमें PSRQ ये फिक्स्ड कंडक्टर है, और इसके ऊपर PQ एक कंडक्टर रखा हुआ है बच्चों। और ये कंडक्टर PQ जो मूवेबल कंडक्टर है, यानी PQ जो है वो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। क्लियर है, आपको बात समझ आ रही है। PQRS एक कंडक्टर मैंने बनाया है, जहां पर इस कंडक्टर में PSRQ जो आपको रॉड नजर आ रहा है वो आपका फिक्स्ड है, और जो PQ रॉड है ये आपका मूवेबल है, मूव कर सकता है। और इस सेटअप को, इस PQRS कंडक्टर को हमने कहां पर रखा है, एक ऐसे रीजन में जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये क्रॉस जो बना रखा है बच्चों, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ऑलराइट, इस कंडक्टर का जो डायमेंशन है बच्चों, देखिए ये लेंथ L है, ऑलराइट, और ये जो लेंथ है ये X है। राइट, यहां तक आप बात समझ रहे हैं। एक कंडक्टर हमारे पास है PQRS, जिसमें PQ रॉड जो है वो मूवेबल रॉड है, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। इस कंडक्टर का डायमेंशन है L और X। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम अगर इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करें तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर PQRS। बच्चों PQRS कंडक्टर जो है वो एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है ना, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L इंटू X होगा बच्चों, एरिया ऑफ कंडक्टर। अच्छा, इस कंडक्टर के थ्रू
इसके क्लोज्ड रीजन के थ्रू कितना फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। तो फ्लक्स थ्रू PQ RS, राइट। इस फ्लक्स को हम लिखते हैं phi B, और फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स हमारा होता है B इंटू A इंटू कॉस थीटा। अब समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, एरिया इसका है LX, और कॉस थीटा क्या है। जरा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। देखिए ये जो कंडक्टर है बच्चों, इसका जो एरिया वेक्टर है, मैं एरिया नहीं बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर, यानी कि कंडक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है इसका डायरेक्शन क्या है। तो जिस प्लेन में भी ये कंडक्टर आपका लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होना चाहिए। एरिया वेक्टर तो नॉर्मल के अलोंग लेते हैं ना, तो यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एरिया वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और cos 0 हमारा 1 होता है, इसीलिए हमारा जो फ्लक्स निकल कर आ गया बच्चों वो आ गया BLX। ऑलराइट, अब सपोज करिए, यहां तक आपको बात क्लियर है। अब सपोज करिए कि इस कंडक्टर का जो PQ रॉड है इसे पकड़कर और आप V वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि इफ वी मूव PQ इनवर्ड विथ वेलोसिटी V, ठीक है बच्चों। अच्छा, जब आप V वेलोसिटी से इस कंडक्टर को अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जो ये x ब्रेड्थ है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ना। कुछ समय के बाद ये कंडक्टर अभी यहां रखा हुआ है, कुछ समय के बाद ये कंडक्टर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो ये x आपका चेंज होता चला जा रहा है, राइट बच्चों। अच्छा, x के चेंज होने की वजह से जो एरिया है वो आपका चेंज होगा, और एरिया के चेंज होने की वजह से देखिए यहां पर फ्लक्स जो है वो आपका चेंज होगा। ऑलराइट, तो अगर आप PQ को इनवर्ड मूव करो तो V वेलोसिटी के साथ, तब जो फ्लक्स है बच्चों, देन फ्लक्स विल चेंज। फ्लक्स जो है बच्चों क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल चेंज अक्रॉस PQRS। ऑलराइट, अच्छा फ्लक्स जो है चेंज होगा बच्चों टाइम के साथ, तो EMF आपका जनरेट होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF will be induced। आप समझ रहे हैं इस बात को। इस कंडक्टर का जो ये रॉड है इसे जब आप V स्पीड से अंदर की तरफ मूव करोगे तब ये x लेंथ, x ब्रेड्थ जो इस कंडक्टर का है वो चेंज होता चला जाएगा। x लेंथ के चेंज होने की वजह से, x ब्रेड्थ के चेंज होने की वजह से एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तब एक EMF आपका जनरेट होगा। ये EMF आपका हो जाएगा माइनस ऑफ d∅b/dt, राइट। और इसमें हम लिख सकते हैं माइनस d/dt ऑफ phi b की जगह हम क्या लिखेंगे, BLX, राइट बच्चों। इसमें B और L को मैं बाहर ले रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं BL इंटू माइनस dx/dt। और बच्चों ये माइनस dx/dt क्या है, x क्या है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, चेंज इन ब्रेड्थ, ठीक है, अपॉन टाइम, तो ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी। तो माइनस dx/dt को मैं v कह रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा BLV। सो EMF इंड्यूस जो हमारा है वो BLV हो जाएगा। क्यों, वेलोसिटी हमारा क्या है, माइनस dx/dt। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी को हम अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस रॉड को अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग। ये जो EMF हमारा जनरेट हो रहा है बच्चों, ये कब जनरेट हो रहा है, जब हम एक कंडक्टर को मोशन में लेकर आ रहे हैं। तो वो EMF जो तब जनरेट होता है जब कंडक्टर आपका मोशन में होता है, इसे हम लोग मोशनल EMF कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एक्चुअली में फैराडेज लॉ का इस्तेमाल किया है। अगर इसको आप देखते हैं तो ये हमारा होता है फैराडेज लॉ, राइट बच्चों। तो यहां पर हमने
फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करके, और ये मोशनल ईएमएफ हमने फाइंड किया। ये हमारा केस 1 था। अब हम लोग सेकेंड केस करेंगे इसके बाद, वो होगा हम लॉरेंट्ज फोर्स के थ्रू सेम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स के थ्रू इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसे। चलिए बच्चों, तो हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है फैराडेज लॉ के थ्रू। हमने मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले को डिराइव किया था। हमने देखा था कि ईएमएफ हमारा BLV के बराबर होता है। अब यही सेम चीज जो हमने फैराडेज लॉ के हेल्प से मोशनल ईएमएफ डिराइव किया था, वही सेम चीज को हम लोग अब लॉरेंट्ज फोर्स के थ्रू डिराइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज करिए कि एक कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इस कंडक्टर PQ के ऊपर प्रेजेंट है। देखिए, जो PS, SR और RQ एंड्स हैं तो फिक्स्ड हैं अपनी जगह पर। ठीक है, बस ये PQ को ही तो मूव कर सकते हैं ना। तो हम मान रहे थे PQ क्या है, कंडक्टर है बच्चों। अगर PQ एक कंडक्टर है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो कंसिस्ट करता ही होगा। तो PQ कंडक्टर के ऊपर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस कंडक्टर PQ में P एंड के पास प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, आपने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में V वेलोसिटी के साथ मूव कराया नहीं कराया बच्चों? कराया है। तो अच्छा, जब आप इस कंडक्टर को V वेलोसिटी, जब पूरे कंडक्टर PQ को V वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, उन चार्जेस को भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप V वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं। भाई, ये कंडक्टर जब उठकर यहां से यहां पहुंच जाएगा तो ये चार्ज भी तो उठकर यहां से यहां पहुंच गया। तो जितना टाइम इस कंडक्टर को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है, उतना ही टाइम चार्ज को भी यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है। यानी कि जो कंडक्टर की वेलोसिटी होगी, उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो चार्जेस हैं उनकी भी वही वेलोसिटी होगी। ऑलराइट, तो इसे मैंने लिखा कि PQ कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्जेस। PQ जो फ्री चार्ज कंसिस्ट करते हैं, मूविंग PQ विथ वेलोसिटी V इज इक्विवेलेंट टू मूविंग चार्ज विथ वेलोसिटी V। जो कंडक्टर PQ है, ये कुछ फ्री चार्ज कंसिस्ट करता है, और आप अगर इस कंडक्टर को V स्पीड से मूव करा रहे हैं, V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज को भी एक तरीके से आप V वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं। अब नोटिस कीजिए कि ये चार्ज कहां पर प्रेजेंट है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है। और अगर आप Q चार्ज को V स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कराएंगे, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई, फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड V कितना होगा बच्चों, सोचिए। भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि V वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा इक्वल्स टू Q VB साइन थीटा। राइट बच्चों? अच्छा, साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है ना QV क्रॉस B, यानी V और B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। देखिए, वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों, थीटा यहां पर 90 डिग्री है, और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसलिए साइन थीटा की जगह अगर आप 1 लिखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू V। राइट? इतना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा
इस चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। किसके ऊपर फोर्स? चार्ज के ऊपर फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, इसलिए मैं इस फिंगर को अंदर की तरफ शो कर रहा हूं। वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में है, तो मैं इस मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं। तो मेरा थंब जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं थंब मेरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये चार्जेस जो है नीचे की तरफ मूव करेंगे, इन पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? डाउनवर्ड, राइट, फ्रॉम P टू Q। कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? QVB, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है इसके ऊपर QVB अमाउंट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये चार्ज बच्चों जब P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये L लेंथ का डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो भाई ये L लेंथ का डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना वर्क करना पड़ेगा इसमें? भाई आप फोर्स लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? वर्क के बराबर। यानी आपने इसको मूव कराया, इसके ऊपर चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, यानी चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन, ये वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा होगा इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ L है इनटू cos थीटा, है ना। F डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई फोर्स इस पर लग रहा है QVB, L लेंथ का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और cos थीटा क्या हो जाएगा? फोर्स भी नीचे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो थीटा यहां पर हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री, और इसीलिए cos 0 डिग्री हमारा होता है 1 के बराबर। तो इसलिए cos थीटा की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये हमारा वर्क हो गया QVB इंटू L। नाउ वी कैन फाइंड द मोशनल EMF। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? हमारा ईएमएफ हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। ईएमएफ क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो वर्क हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू वी बी एल अपॉन क्यू। अगर क्यू से क्यू कट कर दें तो यहां से हमारा जो मोशनल ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए मैं लिख रहा हूं बी एल इंटू वी, यही हमारा आया था फैराडेज लॉ के थ्रू भी। तो मोशनल ईएमएफ का ये फॉर्मूला हमारा है, इसको भी आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका पूछेगा तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो मोशनल ईएमएफ पढ़ा है, ठीक है, जो मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ा, उस मोशनल ईएमएफ में हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को v स्पीड के साथ अंदर की तरफ मूव करते हैं तब फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे हम लोग मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो मोशनल ईएमएफ है इसको हमने फैराडेज लॉ के थ्रू फाइंड किया। ये जो मोशनल ईएमएफ है इसे हमने लॉरेंट्ज फोर्स के थ्रू फाइंड किया। इन दोनों कंडीशन में अभी तक हमने कहीं भी इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर मान ले हम कि जो कंडक्टर PQ हमारा है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, कंडक्टर PS, SR और RQ का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इस PQ कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इन तीनों का कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ PQ is equals to small r. The resistance of PS, SR and RQ is
much less as compared to स्मॉलर। ठीक है बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया है कि जो PQ कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, PS, SR और RQ जो कंडक्टर है इनके रेजिस्टेंसेस तो हैं लेकिन इस स्मॉल r के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पूरे कंडक्टर का स्मॉल r है। अच्छा, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा था? फोर्स जो लग रहा था FB वो हमारा क्या था? QVB, राइट, इतना ही था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक EMF जनरेट हुआ जो कि हमारा आया BLV, राइट बच्चों। अच्छा देखिए, P से लेकर Q तक का रेजिस्टेंस है स्मॉल r और P से Q के बीच में जो EMF जनरेट हो रहा है वो है BLV। तो भाई EMF जनरेट हो रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और चार्जेस मूव कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना चाहिए ना, तो करंट जो कि फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q, ये करंट I हमारा क्या होता है? करंट होता है V अपॉन R, राइट बच्चों। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहां पर EMF E है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, ये हो जाएगा इक्वल्स टू BLV अपॉन R। इतना करंट जो है इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। फिर समझिएगा, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, आपने कुछ फोर्स लगाया, इस फोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एक EMF जनरेट हो रहा है। ये हम लोग फैराडे लॉ में लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन हम देख चुके हैं। इतना EMF जनरेट हो रहा है, एक तो EMF इस सर्किट के अक्रॉस EMF कुछ जनरेट हो रहा है और ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? IR के बराबर। तो I हो जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, EMF हमारा BLV है तो BLV अपॉन R। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इतना करंट जो है प्रोड्यूस हो, इतना करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों, आप समझिएगा बहुत सिंपल सी बात है कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और ये कंडक्टर कहां पर प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप एक ऐसे कंडक्टर को रख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप एक ऐसे कंडक्टर को रख रहे हैं जिस कंडक्टर का के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और आपने पढ़ा है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन में कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ऑलराइट। तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस? ये तो चार्ज के ऊपर फोर्स था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड by current carrying conductor। PQ कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बच्चों? तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हो जाएगा ILB sin थीटा। यही फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर IL क्रॉस B, यानी ILB sin थीटा फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहां लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अच्छा, लेंथ तो बच्चों देखिए आपका इस डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहा है, ऑलराइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां पर थीटा जो है बच्चों ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है और थीटा 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 डिग्री हमारा 1 के बराबर आएगा। इसलिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों? ILB, और I की जगह मैं BLV लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा BLV अपॉन R, ये करंट की जगह लिखा है, इंटू LV, राइट। करंट की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दो बार B है तो B स्क्वायर, दो बार L है तो L स्क्वायर इंटू V अपॉन रेजिस्टेंस स्मॉल r। इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, किस डायरेक्शन में? तो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते, तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बच्चों ये फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मेरा ये
फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसलिए मैं इस फिंगर को अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। करंट चूंकि ऊपर से नीचे यानी कि P से Q की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो थंब देखिए बच्चों, जब ये ओपन होगा तब ये बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि इस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। यानी फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन आप इस कंडक्टर को अंदर की तरफ फोर्स लगाकर और मूव कर रहे हैं। तो आप जब अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं ना। तो यानी कि आप जब फोर्स लगा रहे हैं यानी कुछ ना कुछ पावर लगा रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ पावर अप्लाई कर रहे होंगे इस कंडक्टर को अंदर की तरफ मूव करने के लिए। तो कितना पावर अप्लाई कर रहे हैं जरा इसको देखते हैं। पावर अप्लाइड, कितना पावर अप्लाई किया है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमारा कितना है? बी स्क्वायर, यही फोर्स है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और एक v से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा v स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इतना पावर आपने अप्लाई किया है इसको मूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद फिर अगर आप पावर अप्लाई कर रहे हैं और इस कंडक्टर में पावर अप्लाई करने की वजह से मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से इस पर इधर फोर्स लग रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं बच्चों, अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब कि रेजिस्टेंस है और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं। चार्ज फ्लो का मतलब करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम होना चाहिए ना। तो हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, इसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा हीट अपॉन टाइम, जो कि होता है इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? BLV अपॉन आर है, इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ये आर से आर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यही तो पावर के बराबर है, राइट। यानी कि आप जितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, आप जितना पावर अप्लाई कर रहे हैं इस कंडक्टर को मूव करने के लिए, वो पावर आपका पर यूनिट टाइम जो हीट एनर्जी आपका लॉस हो रहा है उसके बराबर है। यानी कि जो भी पावर आप अपनी तरफ से दे रहे हैं एनर्जी खर्च करके, उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इस कंडक्टर के अक्रॉस भी खर्च हो जा रही है। यानी कि एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहां पर वैलिड है। एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ये जो कंडीशन है ये उसको कंसिडर करता है, इसीलिए इसे हम लोग एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज का जो थ्योरी है उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिर अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल सेम जो हमने आज पढ़ा है, आज का कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको बस यही टास्क दिया जा रहा है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, एनसीईआरटी से पढ़िए, एसएल से पढ़िए, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे अच्छे से पढ़कर नोट्स बनाइए, समझिए, और उसके बाद एक बार जब आप समझ जाएंगे तब अगले लेक्चर में जब मिलेंगे हम लोग, तो वहां पर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय।